आइए क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 में कह रहा है p के किस मान के लिए p स्क्वायर माइनस 5p प्लस 6 ऋणात्मक होगा। तो देखिए एक द्विघाती बहुपद है और इसका मान हम चाहते हैं ये देखना कि ये किस अंतराल में p के किस मान के लिए ऋणात्मक होगा। तो ऋणात्मक का मतलब हो गया बेटा ये लेस देन 0। तो इसका फैक्टर करेंगे तो p माइनस 2 इंटू पी माइनस 3 लेस देन 0। तो अंतराल बताने के लिए क्या कॉन्सेप्ट होता है कि आप दोनों ही ब्रैकेट को अलग अलग जीरो कर लीजिए, दोनों फैक्टर को जीरो करिए। तो इसको जीरो करेंगे तो यहाँ से 2 आएगा और इसको जीरो करेंगे तो यहाँ से 3 आएगा। तो संख्या रेखा पर इस तरीके से 2 और 3 लिख लीजिए। फिर राइट साइड से शुरू करते हैं, यहाँ प्लस लिखते हैं, फिर माइनस, फिर प्लस। राइट साइड से प्लस माइनस लिखते हुए चले जाइए। तो देखो लेस देन 0 का मतलब होता है बेटा ऋणात्मक। हमसे कहा गया था ऋणात्मक। तो ऋणात्मक किस अंतराल में है तो आप देख सकते हैं कि 2 से 3 के बीच में ऋणात्मक है। तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगर p का मान 2 और 3 के बीच में होगा तो उस केस में इस बहुपद का मान ऋणात्मक होगा। क्लियर। आइए क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। कह रहा है यदि त्रिघात बहुपद, एक त्रिघाती बहुपद है x³ प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का एक शून्यक 0 है। अब त्रिघाती बहुपद तो इसके 3 शून्यक होंगे अल्फा बीटा गामा। कह रहा है एक बहुपद शून्य है तो अन्य 2 शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। अब इसके लिए फॉर्मूला आपको मालूम है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना होता है माइनस बी बटा ए। तो यहाँ बी का काम कौन कर रहा है ए, तो माइनस ए बटा 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा होता है सी बटा ए। तो यहाँ पर हो जाएगा b बटा 1, चूँकि a की वैल्यू 1 है। ऐसे ही तीनों मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा गामा तो हो जाएगा माइनस का c बटा 1। अब यहाँ पर हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है कि एक शून्यक शून्य है। तो मैं मान लेता हूँ कि भाई लेट अल्फा जो है वो शून्य है। तो फिर हमसे अन्य 2 शून्यकों का गुणनफल पूछा गया है बेटा। तो अगर मैंने अल्फा को शून्य मान लिया तो आप देखो यहाँ पर अल्फा इस वाले में जहाँ जहाँ अल्फा वहाँ पुट कर दो। तो देखो अल्फा यहाँ है और अल्फा यहाँ है, तो ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ से बीटा इंटू गामा की वैल्यू कितनी आ गई b, यानी शेष 2 जो शून्यक हो गए बीटा और गामा उनका गुणनफल b के बराबर होगा। तो इस तरीके से सी ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 62 का। आई बात समझ में सबको? ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 63। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 भी एक बहुपद का सवाल है बेटा। कह रहा है कि x³ प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c प्लस c की जगह यहाँ 6 दिया हुआ है, x³ प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 6 का एक गुणनफल गुणनखंड x माइनस 2 है। तो x³ प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 6 एक बहुपद है, इसको मैंने मान लिया px। कह रहा है इसका एक गुणनखंड x माइनस 2 है। तो अगर इसका गुणनखंड है बेटा तो आपको मालूम है गुणनखंड को 0 करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू 2 आएगी। तो अगर इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम x की वैल्यू 2 इस बहुपद में रख दें तो 0 आ जाएगा फैक्टर थ्योरम से। तो अगर ये इसका फैक्टर तो इसमें मान रखने पर 0 हो जाना चाहिए। तो आइए x की वैल्यू 2 रख देते हैं, बताइए क्या बनेगा। 2 का क्यूब प्लस a इंटू 2 का स्क्वायर प्लस b इंटू 2 प्लस हो गया 6। तो देखो 8, 2 का स्क्वायर 4, तो 4a प्लस 2b और प्लस 6, ये किसके बराबर होना चाहिए 0 के बराबर होना चाहिए, फैक्टर थ्योरम कहता है। फिर इसी सवाल में आगे क्या कह रहा है बेटा कि बहुपद को x माइनस 3 से भाग देने पर शेषफल 3 बचता है। तो x माइनस 3 से भाग देने पर शेषफल 3 है। तो यहाँ पर रिमाइंडर थ्योरम शेषफल प्रमेय लग जाएगा, यानी अगर मैं x बराबर 3 इसमें रख दूं तो इस बहुपद का मान 3 के बराबर हो जाना चाहिए शेषफल प्रमेय से। तो रख दीजिए इसमें 3। तो बताइए p3, 3 का क्यूब प्लस a इंटू 3 का स्क्वायर प्लस b इंटू 3 प्लस 6। तो ये हो गया बेटा 27 प्लस 9a प्लस 3b प्लस 6। और ये किसके बराबर हो जाना चाहिए 3 के बराबर हो जाना चाहिए, शेषफल 3 हो जाना चाहिए।
अब आपसे कह रहा है कि ए और बी का मान बताओ। तो देखो हमारे पास दो समीकरण हो गए, एक ये और एक ये, इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे। तो आइए पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखो बेटा यहाँ से क्या लिखोगे, 4a + 2b, और 8 और 6 होता है 14, तो बराबर कुछ है पक्षांतर कर दो तो ये -14 हो गया। और यहाँ से बताओ 9a + 3b, 27 और 6 33, बराबर को उस पार भेज दो तो +3 और -33, तो -30 हो गया। तो एक समीकरण ये बन गया और एक समीकरण ये बन गया। आइए इन दोनों को हम इकट्ठा करके सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए ये हो गया अपना बेटा 9a + 3b = -30, और यहाँ से बेटा 4a + 2b = -14। अब आप इसको इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दो और इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, और ये इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो माइनस माइनस और ये प्लस। तो देखो ये तो कैंसिल हो गया। अब ये हो गया 9 × 2 18 और 4 × 3 12, तो 18 में से 12 गया तो कितना आएगा 6a, और यहाँ बताओ -60 और ये चौरतियाँ 42 + का 42, तो 6a 42, 60 में से 42 घटाएंगे तो बेटा कितना आएगा -18। देखो a की वैल्यू आ गई -3। आई बात समझ में? तो इस तरीके से a की वैल्यू आ गई -3। तो अगर हम ऑप्शन के हिसाब से देखें तो पहला ऑप्शन गलत हो गया, दूसरा ऑप्शन भी गलत हो गया। अब या तो तीसरा सही है या तो चौथा सही है। तो इस a का मान हम उठा करके इस इक्वेशन में पुट कर लेंगे तो हमें b की वैल्यू मिल जाएगी। तो बताइए क्या है, 4 × a की वैल्यू है -3 + 2b = -14, तो 4 × 3 12, -12, तो 2b बराबर -14 + का 12, तो 2b की वैल्यू हो गई बेटा -2, 2 से 2 कट गया, तो b की वैल्यू आ गई -1। तो सही आंसर है इसका सी ऑप्शन, a की वैल्यू -3 और b की वैल्यू -1। क्लियर? आइए क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। कह रहा है cos θ = -12/13, -12/13, और थीटा जो है वो तृतीय चतुर्थांश में है। तो आपसे पूछा गया बेटा tan θ का मान क्या होगा। अब आप मुझे बताओ तृतीय चतुर्थांश में अगर थीटा है तो तृतीय में तो tan पॉजिटिव होता है, ASTC, तो तृतीय में tan पॉजिटिव होता है और इसका उल्टा cot भी पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब एक तो बात तो हो गई कि जो माइनस वाला आंसर होगा वो पॉसिबल नहीं होगा, तो ए ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। अब cos θ दे रखा है बेटा -12/13, जैसा कि आपको मालूम है तृतीय चतुर्थांश में cos नेगेटिव होता है, इसलिए देखो यहाँ पर माइनस लगाया गया है। तो आप इसको समकोण त्रिभुज से tan निकाल लो, तो cos होता है ये थीटा हो गया आधार बटा कर्ण, अगर ये 12 ये 13 तो बेटा ये 5 हो जाएगा। तो आप यहाँ से बताओ मुझे tan θ कितना होगा, लंब बटा आधार यानी 5/12, तृतीय में है तो प्लस का 5/12, तो बी आंसर सही हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 5/12। चलिए क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है आपसे कि एक व्यक्ति को वृत्ताकार मैदान को व्यास का अनुसरण करते हुए उसे पार करने में परिधि के अनुसरण उसको पार करने में 30 सेकंड कम समय लगता है। यानी एक कोई वृत्ताकार मैदान है, ये इसका व्यास हो गया और ये इसकी परिधि हो गई। तो व्यास से जब उसको पार करता है, व्यास के सहारे पार करता है, तो उसको 30 सेकंड कम समय लगता है यदि वह उसको वृत्त के परिधि के अनुसार पार करे। तो कह रहा है आपसे कि बताइए कि यदि व्यक्ति की चाल 30 मीटर प्रति मिनट है तो मैदान की त्रिज्या क्या होगी। तो मान लेता हूँ कि मैदान की त्रिज्या r होगी। तो आप मुझे बताओ व्यास की लंबाई कितनी हो जाएगी, 2r, और परिधि कितनी हो जाएगी, 2πr। क्लियर? अब हमारे पास चाल दे रखा है, समय, तो समय होता है दूरी बटा चाल। तो अगर 2r की दूरी व्यास के अनुदिश चलेगा, ऐसे चलेगा, तो 2r की दूरी किस चाल से तय कर रहा है, वो चाल तो उसकी फिक्स है 30 की चाल से। फिर अगर परिधि के अनुसार चलता है तो 2πr की दूरी हो जाएगी, और चाल तो आज भी इसकी कितनी है 30 है।
इन दोनों ही समय में जो अंतर है वो बेटा आपके सवाल में दे रखा है 30 सेकंड का है। तो सीधी सी बात है, ये वाली दूरी ज़्यादा है और ये वाली दूरी ये वाला समय ज़्यादा है और ये वाली समय कम है, क्योंकि जब वो परिधि के अनुसार अनुदिश चलेगा तो उसको ज़्यादा समय लगेगा। तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे और उसको 30 सेकंड के बराबर कर देंगे। यहाँ ध्यान रहे ये 30 मीटर प्रति मिनट है और यहाँ जो ये सेकंड है, तो हम इस सेकंड को मिनट में बदल लेंगे। अगर मात्रक आप गड़बड़ करेंगे तो आंसर गलत हो जाएगा बेटा। तो ध्यान से देखिए 2πr डिवाइड में 30 माइनस 2r डिवाइड में 30 और बराबर 30 सेकंड। तो 30 सेकंड को आप 30/60 लिख लो। अब ये मिनट में कन्वर्ट हो गया। तो देखो यहाँ से 2r अपॉन 30 कॉमन ले लीजिए, अंदर हो गया π-1 और ये 1/2। तो देखो ये 2 से इसको काट दो 15, तो r की वैल्यू हो गई, ये यहाँ चला गया बेटा 15/2 और ये π-1। तो पाई की वैल्यू यहाँ 22/7 दे रखी है, तो आप पुट कर दीजिए 22/7 -1, तो 22 में से 7 गया 15, तो 15/7। तो देखिए ये 15 से 15 कट गया, तो r की वैल्यू आ गई 7/2। तो इसका मतलब 7/2। तो उस वृत्ताकार मैदान की जो त्रिज्या होगी बेटा वो हो गई 7/2 मीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा 7/2 मीटर। आइए नेक्स्ट सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है एक आयत के विकर्ण एवं एक भुजा के मध्य 45 डिग्री का कोण है। तो ये लीजिए एक आयत है, ये आयत का विकर्ण है और ये इसकी भुजा है, इसके बीच 45 डिग्री का कोण है। यदि आयत की भुजा 10 सेंटीमीटर है तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? तो आयत का ये कोण तो 90 होगा, तो अगर ये 90 है, ये 45 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 45। अब 45 है तो इनके सामने की भुजाएं भी आपस में बराबर होंगी बेटा। तो अगर ये देखो 10 है तो ये भी कितना हो जाएगा 10। इसका मतलब लंबाई भी 10 और चौड़ाई भी 10। इसका मतलब ये आयत एक वर्ग है। तो यहाँ से हमारा जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो हो जाएगा 10 × 10 यानी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। आइए क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। कह रहा है संलग्न आकृति में AOB एक सरल रेखा है। तो बेटा AOB एक सरल रेखा है। यदि x, y और z का अनुपात 4:5:6 हो तो y का मान क्या होगा? तो x, y, z कोण है और इनका अनुपात दे दिया है कितना बेटा 4:5:6। तो अगर मैं इसको 4 थीटा मान लूँ, ये 5 थीटा मान लूँ, ये 6 थीटा मान लूँ, तो इनका जोड़ कितना हो गया 180 हो गया। क्यों? क्योंकि AOB एक सरल रेखा है। तो सरल रेखा है तो कोण कितनी हो जाएगी 180 डिग्री। तो आप बताओ मुझे 6 और 4 10 5 15 15 थीटा की वैल्यू हो गई 180 डिग्री। तो यहाँ से 15 से काटिए तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 15 कम 15 12 डिग्री है ना। तो थीटा की वैल्यू 12 डिग्री हो गई। तो x का मान हो गया 12×4 = 48, ये हो गया 12×5 = 60 और ये हो गया 12×6 = 72, 72 डिग्री। आपसे पूछा गया है y का मान बताओ, तो y बीच वाली है तो y का मान हो गया बेटा 60 डिग्री। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। कह रहा है यदि किसी चक्र की परिधि c एवं उसका क्षेत्रफल a हो तथा c/a = a/c हो तो चक्र का व्यास केवल एवं केवल होगा। तो यहाँ पर देखो c/a = a/c दे रखा है। तो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँ तो c² = a²। इसका मतलब ये कहना चाह रहा है c = a, यानी उस वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल दोनों आपस में बराबर है। तो परिधि हो गया बेटा 2πr और क्षेत्रफल हो गया πr²। तो पाई से पाई कैंसिल, एक r से एक r कैंसिल, तो r की वैल्यू 2 आ गई। इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट बात भी है, ऐसा ध्यान भी हमें याद भी रखना है कि सिर्फ और सिर्फ 2 त्रिज्या का ही वृत्त एक ऐसा वृत्त होता है जिसकी परिधि और क्षेत्रफल दोनों ही बराबर होते हैं परिमाण में। क्योंकि परिधि 2πr, वैल्यू r की 2 पुट करेंगे तो 4π हो जाएगा, और πr² में r की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो भी 4π। इसका मात्रक सेंटीमीटर, इसका मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मात्रक तो डिफरेंट होते हैं बट परिमाण में बराबर होते हैं। तो ये याद रखिएगा। कई बार सवाल ऐसे भी पूछा गया है
कि यदि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल परिमाण में बराबर हैं तो बताइए कि उसकी त्रिज्या कितनी होगी। तो आंसर है 2 सेंटीमीटर। क्लियर। तो आइए, तो यहाँ से हमें r की वैल्यू 2 आ गई बेटा। तो r की वैल्यू 2 आ गई तो व्यास कितना हो जाएगा, व्यास होता है 2r, तो 2 × 2 = 4। तो इसका सही आंसर है सी ऑप्शन।